ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। देखिए, नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। पटना के गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। गांधी मैदान इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना और पीएम मोदी इसके साक्षी। मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 25 साल पहले पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार जब 2005 में दूसरी बार सीएम की कुर्सी पर बैठे तो उनको हटा पाना हर किसी के लिए नामुमकिन हो गया। पिता शपथ ले रहे थे और बेटा मंच के सामने बैठा था। जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं। शपथ ग्रहण संपन्न हुआ तो पीएम मोदी बिहार के स्टाइल में मंच से गमछा लहराना नहीं भूले। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शामिल हुए थे। गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में आज 2 और नेता सुर्खियों में रहे। पहले सम्राट चौधरी और दूसरे विजय सिन्हा। इस बार फिर बीजेपी के दोनों नेता डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सम्राट चौधरी ने शपथ ली और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी और फिर वो अपनी कुर्सी पर चले गए। इसके बाद बारी आई विजय सिन्हा की। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ लेने के बाद विजय सिन्हा भी पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। यानी सरकार भले नई बनी लेकिन मुख्य चेहरे पुराने ही रहेंगे। सुशासन की सरकार सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाएगा, उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। अब नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादों को पूरा करने की है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार इस बार भी जातीय फूलों का गुलदस्ता नजर आई। मंत्रिमंडल में हर जाति को साधने की पूरी कोशिश की गई और हर समाज तक संदेश पहुंचाया गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बाद 5 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत। नीतीश सरकार में जिन 26 मंत्रियों को जगह दी गई है उसमें 15 पुराने थे तो 11 नए। 26 मंत्रियों की लिस्ट में 14 बीजेपी के, 8 जेडीयू के, 2 एलजेपी-आर के और एक हम और आरएलएम के विधायक रहे। इस मंत्रिमंडल में 12 मंत्री ओबीसी और ईबीसी समाज से हैं, 8 सवर्ण हैं, 5 एससी हैं और जमा खान के तौर पर एक मुस्लिम चेहरा भी शामिल किया गया। ये जनता का प्यार है, सबने नेता से प्यार किया है, नेता को चाहा, नेता ने काम किया है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में परिवारों का भी दबदबा दिखा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उन्हें मंत्री बनाया गया, तो वहीं जीतन राम मांझी के बेटे को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी गई। नीतीश कुमार को उनके सियासी विरोधियों ने भी बधाई दी है। तेजस्वी यादव ने जहां घोषणाओं को पूरा करने की उम्मीद जताई तो अखिलेश यादव ने समाजवादी विचारधारा का जिक्र किया। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से। तेजस्वी यादव का 18 नवंबर को शपथ लेने वाला सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई देने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आशा है नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरकर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी। उधर डिप्टी सीएम का सपना देखने वाले मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आशा है कि नई सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों, भरोसे और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने वादों को पूरा करेगी। अखिलेश यादव ने भी नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए नीतीश कुमार को शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब अगला सवाल स्पीकर की कुर्सी को लेकर है। बिहार की नई सरकार अभी तक पुराने स्वरूप में दिखाई दी है, तो क्या स्पीकर का पद इस बार भी बीजेपी के पास ही रहेगा? सूत्र बता रहे हैं कि गया से 9 बार के विधायक प्रेम कुमार का नाम स्पीकर की कुर्सी के लिए तय हो गया। प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं। बिहार की जनता को कोटि कोटि नमन। बिहार की जनता के प्रति आभार कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश देके नीतीश कुमार जी को 10वीं बार
मुख्यमंत्री बनाया। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा, जो जनता के साथ कमिटमेंट है उसको एक एक करके पूरा किया जाएगा। प्रेम कुमार पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी आश्रम में मौन उपवास पर बैठे थे। पश्चिमी चंपारण के भीतिहरवा में मौजूद ये वही गांधी आश्रम है, जहां आज से 3 साल पहले प्रशांत किशोर ने 3,500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की थी। प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ गांधी आश्रम पहुंचे, पहले माल्यार्पण किया और फिर पुष्पांजलि देने के बाद मौन व्रत शुरू किया। इधर पीके ने मौन उपवास को राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मिक प्रायश्चित बताया है कि जनसुराज अपने उस अभियान में असफल रही है। हम इस बात में सफल नहीं हो पाए कि लोगों को बिहार की सही हालत, इस हालत से निकलने का सही रास्ता और सही तरीका बता सकें। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर मैदान में थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। देखिए, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर को एक मुद्दा बना लिया है। आज देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जयपुर में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। यूथ कांग्रेस के नेता विधानसभा जाने की जिद पर अड़े हुए थे, तभी पुलिस ने सभी को शहीद स्मारक पर ही रोक दिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इधर पंजाब में वोट चोरी के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने करीब 27 लाख हस्ताक्षरों की एक कॉपी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी। कुछ ऐसा ही दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। लक्ष्य है कि 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान की कॉपी पूरा होने के बाद कांग्रेस इसे राष्ट्रपति को सौंपेगी। इसके अलावा शिमला में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन कर एसआईआर का विरोध किया। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने उन 12 राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि बिहार में वोट चोरी से सरकार बनी। बीजेपी की जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। वोट चोरी तमाम तरीकों से हुई है। 62 लाख वोट काटे गए, 20 लाख ऐड किए गए। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर बीजेपी अपने हिसाब से करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सब चीज करने के लिए एसआईआर कर रहा है। यानी कांग्रेस के हमले जितने बीजेपी पर हैं, उतने ही चुनाव आयोग पर भी। देखिए, बिहार के बाद अब अगला बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल का होना है। अपनी खास स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी वहां एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के दौरान गिरिराज सिंह ने बंगाल में एसआईआर का बिगुल फूंका। कहा कि उनकी पार्टी कभी भी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देगी। एसआईआर का विरोध कर रही ममता बनर्जी को गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवैध बांग्लादेशियों का हमदर्द बताया। दीदी जिस ढंग से एसआईआर में बांग्लादेशियों को बचाने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने। उधर ममता बनर्जी एसआईआर को मेंटल टॉर्चर की संज्ञा देती दिखी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तब से 28 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें कुछ डर से, कुछ अनिश्चितता की वजह से मरे, तो कई सरकारी कर्मचारी स्ट्रेस और काम के ओवरलोड से खत्म हो गए। सीएम ममता ने अपनी इसी लाइन पर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। अब उनकी पार्टी बीजेपी को चिढ़ा रही है। बंगाल कभी बीजेपी का था ही नहीं और फ्यूचर में कभी भी बीजेपी का होगा भी नहीं। एसआईआर इकलौता ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव से पहले दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। देखिए, राजनीति को अलग रखते तो भी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या को नकारा तो नहीं जा सकता। आज एसआईआर की वजह से हालात ये हो गए हैं कि हर दिन सैकड़ों अवैध बांग्लादेशी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौट रहे हैं। इनमें कई बांग्लादेशी तो ऐसे थे जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के साथ 20-20 साल पश्चिम बंगाल में गुजार दिए। 20 साल पहले हम इनलीगल तरीके से आए थे। इनके कुछ एजेंट होते हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं। एसआईआर के बाद पकड़े जाने के डर से सब पहले ही वापस चले जा रहे हैं। 10-12 साल हो गए। उधर हमारा रहने नहीं दे रहा है, वही तो कागज वगैरह नहीं है, इसलिए। नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट के रास्ते वापस जा रहे किसी भी व्यक्ति के पास भारतीय दस्तावेज नहीं थे।
ये लोग का पास कोई इंडियन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए वो लोग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और वो आसपास का जिला और कोलकाता से जो लोग रहते हैं वो लोग अभी बांग्लादेश लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों के लौटने की इकलौती वजह अभी SIR है। देखिए, पश्चिम बंगाल में SIR की वजह से BSF की सिरदर्दी थोड़ी बढ़ी हुई है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए BSF के अधिकारी ने बताया कि बीते कुछ हफ्तों से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को पार करने की कोशिश करने वाले अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ी है। उस अधिकारी ने बताया कि पहले ऐसी घटनाएं कम होती थी, लेकिन अब हर दिन 150 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर पार करने की कोशिश में हैं। जब भी कोई व्यक्ति बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तब BSF वाले उसे सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर मानकर नहीं छोड़ते, बल्कि ये जानने की कोशिश होती है कि कहीं वो कोई अपराधी तो नहीं है जो भाग रहा हो। BSF ये भी पता लगाती है कि बॉर्डर पर आया व्यक्ति कहीं कोई कट्टरपंथी या फिर आतंकवादी तो नहीं। बांग्लादेशियों को पकड़ने के बाद उनके देश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि BGB के अधिकारियों से बात करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बिहार के बाद बीजेपी का अगला मिशन पश्चिम बंगाल ही है। उधर ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख दी है और SIR पर फिर एक बार सवाल उठाए हैं। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने SIR से पैदा हुए हालात को चिंताजनक बताया। साथ ही इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित करार देते हुए इसे खतरनाक बताया। जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है, तो BLOs भी सुसाइड कर रहा है। ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा, लेकिन ममता बनर्जी की ये दलील बीजेपी को हजम नहीं हो रही। No death till now has been reported from the other state. My question is, problem lies with the SIR or the state authorities? बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को अपना वोट खोने का डर है, जिसके चलते वो ऐसा कर रही है। देखिए, SIR की प्रक्रिया करने के लिए प्रशासन की ओर से बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO लगाए गए हैं। अब राजस्थान से खबर आई कि वहां के BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेडिकल साइंस तो इसे सामान्य मौत मान रहा है, लेकिन परिवार का आरोप है कि काम के प्रेशर की वजह से उसकी जान गई। परिवार वालों का कहना है कि SIR की प्रक्रिया समय सीमा पर हो जाए, इसके लिए उस BLO पर अधिकारियों ने बहुत प्रेशर बनाया। तनाव में, डिप्रेशन में था, बिल्कुल तहसीलदार का दबाव था। आशीष ने अपने भाई की जो दिनचर्या बताई वो वाकई हैरान करने वाली थी। सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 12-1 बजे तक आते हैं, 2 बजे काम करते हैं, फिर 3 बजे उठा देते हैं। सरकार ने दबाव बना रखा है। एक तरीके से मान लो कि टीचरों को बहुत दबाव हो रहा है। अधिकारियों ने प्रेशर देने के आरोपों को निराधार बताया, जबकि परिवार ने कॉल हिस्ट्री में दिखाया कि कैसे सुबह से रात तक उसे दफ्तर से फोन आते रहते थे। देश के कई राज्यों में इस वक्त SIR की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान BLO को फॉर्म भरवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजस्थान के टोंक से एक ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर आई। भरवाना है फॉर्म तो करना होगा काम। ये बात BLO ने नहीं बल्कि उस किसान ने कही जिसको SIR का फॉर्म भरना था। यार परेशान मत कर, खादो परेशान हो गए भाई। 10 बार चल गए मुंडा गलत खूब ये लाद रहे हो नहीं। मैं क्या कह रहा था BLO का हम दिला गए यार। खाला की बात को सरकारी काम से मार मैं 10 बार उठा गया जैसे 10 दिन हो गए मैंने साला दिमाग लगा रहे थे। अरे सुनो, काम में प्रेम से कर दो, मारे जान को आदमी आओ भी कौन। इसके बाद BLO ने खुद फावड़ा उठाया और मिट्टी की खुदाई करना शुरू कर दिया। काफी देर तक BLO मिट्टी खोदते रहे जिससे किसान SIR का फॉर्म भर सके। दरअसल खेती के सीजन में किसान खेतों में व्यस्त है और फॉर्म भरने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। ऐसे में BLO ने इस तरकीब से फॉर्म भरवाया। देखिए, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनके निशाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रही। रघुराज सिंह ने कहा कि अलीगढ़ की इस यूनिवर्सिटी से आतंकवादी निकलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। रघुराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा किया कि मदरसों और मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। इधर विपक्ष ने बयान को भड़काऊ बताया कि हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है। हालांकि बीजेपी ने बयान को निजी बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया कि महाराष्ट्र में भाषाई विवाद अब जानलेवा बन चुका है। आरोप है कि मराठी ना बोलने के बाद एक युवक को इतना ज्यादा मानसिक तनाव में वो आ गया कि उसने खुदकुशी कर ली।
अर्णव खैरे कल्याण ईस्ट के 30 गांव नाका इलाके का रहने वाला था। पिता का आरोप है कि मराठी ना बोलने पर लोकल ट्रेन में कुछ लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद मानसिक तनाव में आए अर्णव ने घर लौटकर फांसी लगा ली। मुलगा नेहमीप्रमाणे कॉलेजला निघाला। सकाळी ट्रेनमध्ये बसून जात असताना त्याला ट्रेनमध्ये धक्काबुक्की लागत होती, तर समोर त्याचा एक हिंदी भाषिक होता। आता तो कुठला होता ते मी असं सांगू शकत नाही की तो यूपीचाच होता की कुठला होता तो आणि त्याला मी सांगितलं माझ्यावर धक्का येतोय, म्हणून तो त्याला हिंदीतून त्यांनी सांगितलं की भाई थोड़ा आगे धक्का दो। इधर पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। एसीपी के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में खटपट की खबरों पर अब लगता है कि विराम लग जाएगा, क्योंकि अब खबर आई है कि महायुति के अंदर नेताओं के दल बदल पर रोक लग गई है। एकनाथ शिंदे ने इस बारे में अपने मंत्रियों और पदाधिकारियों को आदेश दिए हैं। बीते 3 दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में थी। उसके पीछे वजह बताई गई, शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों का बीजेपी में चले जाना। इससे शिवसेना शिंदे गुट नाराज था और वो भी दूसरी तरफ के असंतुष्ट पदाधिकारियों को अपने पक्ष में लाने को कार्यक्रम बना रहा था। इसे बीजेपी और शिंदे शिवसेना में बड़ी दरार की तरह देखा जा रहा है। लेकिन अमित शाह के साथ एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद वो दरार अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि शिंदे ने अपने मंत्रियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मित्र पक्ष दल बदल नहीं किया जाएगा। खबर है कि दिल्ली में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शाह को बताया कि महायुति के कुछ नेता महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे व्यवधान महायुति की जीत में मुसीबत बन सकते हैं और विपक्ष को लाभ पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ जनता और कार्यकर्ताओं में भी महायुति को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है। इससे महायुति की जीत में बाधा पड़ सकती है। ऐसे में इस तरह के कदम से बचें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कई लोग शक के दायरे में हैं। इसी में से एक है अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी, जिनके 4 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलने की अब तैयारी है। दरअसल मध्य प्रदेश में महू कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार के नाम दर्ज एक आवासीय संपत्ति को अवैध निर्माण घोषित कर दिया। बोर्ड ने मकान पर नोटिस चस्पाकर 3 दिनों के भीतर अवैध हिस्सा ध्वस्त कराने का निर्देश दिया। साथ ही बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित पक्ष से इस पर होने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। महू के मुकेरी मोहल्ले में बना ये 3 मंजिला मकान जवाद अहमद सिद्दीकी के पिता के नाम पर दर्ज है। इसमें अवैध रूप से बेसमेंट भी बनाया गया है। जवाद अहमद सिद्दीकी समेत पूरा परिवार करीब 25 साल पहले महू छोड़कर हरियाणा के फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। बावजूद इसके मकान में कुछ लोग रह रहे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी समेत कई संदिग्धों का इस संस्थान से सीधा संबंध सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी को जांच का एपिसेंटर माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने जवाद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार भी किया। पूरा दिल्ली एनसीआर इस समय खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। धुंध और जहरीले धुएं के जानलेवा कॉकटेल ने दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना दी है। सरकार के तमाम दावे और वादे अब तक तो बेअसर ही हैं। जिसकी मिसाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, इंडिया गेट हो या आनंद विहार, धौला कुआं हो या अक्षरधाम, हर तरफ जहरीला स्मॉग छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इतना घना स्मॉग है कि अगर कोई शख्स कुछ घंटे खुली हवा में गहरी सांस ले ले तो उसका अस्पताल पहुंचना तय है। OPD count has doubled. Apart from increase in OPD patients coming to emergency with acute breathing problem, as well as those who require admission, even ICU admissions have increased in number. दिल्ली सरकार का दावा है कि ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हैं, निर्माण कार्यों पर रोक है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन AQI का स्तर घटने के बजाय बढ़ रहा है। पोल्यूशन के चक्कर में मेरी वाइफ इतना बीमार हो रही है, कुछ करूँ। यार ये पोल्यूशन अब से थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल 400 के पार है। कुछ जगहों पर तो 500 के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली से भी बुरा हाल नोएडा और गाजियाबाद का है, जहां AQI लगातार 400 के ऊपर चल रहा है। ये प्रदूषण बच्चों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली के तमाम स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ स्कूली बच्चों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और स्कूलों को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि प्रदूषण वाले महीनों में स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि बच्चों को उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए खेल के मैदान में तो नहीं बुलाया जा सकता। स्कूली बच्चों ने अपनी याचिका में कहा था कि हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में जोनल, इंटर जोनल और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और इन्हीं महीनों में दिल्ली की हवा भी सबसे गंभीर और खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा
कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? क्या सरकार को नहीं मालूम कि इन महीनों में प्रदूषण की स्थिति कितनी खतरनाक हो जाती है? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही अगले साल से खेलों का जो वार्षिक कैलेंडर है वो दोबारा तय करने के निर्देश दिए गए हैं और कहा है कि आउटडोर खेलों का आयोजन प्रदूषण वाले महीनों में ना करवाया जाए। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शौर्य ने मेट्रो स्टेशन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में छात्र ने कुछ टीचर्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। 16 साल का शौर्य अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसको इंसाफ दिलाने के लिए पेरेंट्स ने हल्ला बोल कर दिया। सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। हाथों में शौर्य की फोटो के साथ वी वांट जस्टिस के पोस्टर लिए लोग आरोपी टीचर्स के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये ना हम में भी इतनी हिम्मत और ताकत और सोच नहीं आएगी। उस बच्चे ने कितना सहा होगा, और एक भरा है ना जिस दिन उसका मटका परसों, तो वो लड़का कूद गया ऊपर से। टीचर्स को तो इनका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं और हमें बहुत डर है कल की है ये घटना से परसों के, कि भाई कल को हमारा बच्चा ऐसा कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। आपको बता दें कि शौर्य के बैग से पुलिस को 1.5 पन्ने का सुसाइड नोट मिला। उसमें उसने टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुटी है। और अब इस मामले में एक अपडेट ये है कि इसमें 4 टीचर्स को सस्पेंड किया गया है। तो दिल्ली की ये बात, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक 3.5 साल के मासूम के साथ टीचर की बेरहमी का एक मामला सामने आया। आरोप है कि बच्चे को स्कूल में 2 दिनों तक अमानवीय यातना दी गई। 17 नवंबर को बच्चे को सिर पर मारा, 18 नवंबर को भी बच्चे के साथ फिर वही दोहराया। ये सनसनीखेज और गंभीर आरोप मासूम छात्र शिवांश के परिजनों के हैं। हाथ भी नहीं लगाती हूँ, आज तक मारा कि उसकी मम्मी से पूछ लो। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक बवाल मचा। टीचर इनकार करती रही और परिजन सवाल उठाते दिखे। मासूम के परिवार ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की है। जिला शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच टीम का गठन किया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला कस्बे से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ एक स्कूल में अचानक से गैस लीक हो गई, जिससे कई बच्चे अस्पताल पहुंच गए। गैस की गंध फैलते ही बच्चे घबराकर क्लास से बाहर भागे। पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंचे। गैस की गंध से कई बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ को खांसी और उल्टी होने लगी। बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। हरदोई के संडीला कस्बे के लायंस पब्लिक स्कूल में हुए इस गैस कांड में 16 बच्चे बीमार हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच और अधिकारियों को बच्चों का बेहतर से बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों का अकेलापन दूर करने के लिए गौशाला खोली गई। जेल में बंद वो कैदी जिनसे मिलने कोई नहीं आता, वो अब इन गायों के बीच अपना समय बिता पाएंगे। इस पहल की शुरुआत के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और उनके साथ मंत्री आशीष सूद जेल की नई गौशाला पहुंचे। ये सिर्फ प्रशासनिक योजनाएं नहीं है, ये नई सोच का ऐलान है। एलजी सक्सेना के पहुंचने के बाद जेल के अधिकारियों ने उन्हें गाय और बछड़े के दूध पीने वाली शुभ मूर्ति भेंट की। इसके साथ एलजी ने गौशाला की गाय को तिलक भी लगाया। जेल में गौशाला खोलने की मुहिम काऊ थेरेपी के तहत की गई है, जिसके तहत गौशाला बनाकर जेल में कैदियों की मेंटल हेल्थ ठीक करने की कोशिश होगी। वो कैदी जो अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें गौशाला में लाया जाएगा। उस गौशाला में काम करके कैदी घी, दूध, छाछ और गाय के उपलों से होने वाले बिजनेस से कमाई भी कर पाएंगे। फिलहाल जेल की गौशाला में 10 गायों को रखा गया है। इनकी संख्या और आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से आज एक खुशखबरी सामने आई। कुनो नेशनल पार्क में भारत में ही जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया, जो कि चीता प्रोजेक्ट की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सामने आई तस्वीरों में मादा चीता मुखी 5 शावकों के साथ कुनो नेशनल पार्क में आराम करती दिखी। वहीं एक्स पोस्ट के जरिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि सभी शावक स्वस्थ हैं। उन्होंने 5 शावकों के जन्म को चीता री इंट्रोडक्शन इनिशिएटिव की बड़ी सफलता करार दिया। कुनो नेशनल पार्क में 5 शावकों के जन्म से अलग अलग प्रजाति के चीतों की आबादी बढ़ाने की उम्मीद को भी मजबूती मिली है। आपको बता दें कि साल 2022 में अफ्रीका से 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क लाया गया था। 252 करोड़ के एमडी ड्रग्स मामले के तार अब अंडरवर्ल्ड से जोड़कर देखे जा रहे हैं।
देखिए, गिरफ्तार आरोपी के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन औरी मुंबई के घाटकोपर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर नहीं पहुंचा। औरी के वकील ने एंटी नारकोटिक्स सेल में पुलिस से कुछ दिन का वक्त मांगा। एमडी ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख ने अपने बयान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी का नाम लिया था और उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से बताया था। सलीम शेख ने अपने बयान में कई खुलासे किए थे, जिसमें उसने एक दावा ऐसा भी किया था कि औरी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भांजे का खास दोस्त है। सलीम शेख ने यह भी दावा किया था कि औरी ड्रग्स लेता के औरी पर ड्रग्स की पार्टियों में शामिल होने का भी आरोप है। सलीम शेख ने पूछताछ में बॉलीवुड के कुछ सितारों के भी नाम लिए थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम जल्द पूछताछ के लिए बुलाएगी। अमेरिका से भारत लाए गए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन कोर्ट में एनआईए ने अनमोल बिश्नोई और उसके करीबी गैंगस्टर्स के बारे में कई खुलासे किए हैं। एनआईए ने अदालत में दावा किया कि अनमोल बिश्नोई आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का हिस्सा है। ये नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग करवाता है। सिंडिकेट युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसे काम करता रहा है। एनआईए ने भी दावा किया कि पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। एनआईए के मुताबिक ये हत्याएं ठीक वैसे ही होती हैं जैसे 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के समय हुआ करता था। सिद्धू मूसेवाला, राजू ठेठ और प्रदीप कुमार की हत्या इसी पैटर्न का हिस्सा थी। अमृतसर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात बदमाश हरजिंदर हैरी मारा गया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। गैंगस्टर ऑपरेशन सेल की कार्रवाई में कुख्यात अपराधी हरजिंदर सिंह ढेर हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। ये बदमाश किसी बड़ी टारगेट किलिंग की फिराक में थे, जिसके तार आईएसआई और विदेशी गैंगस्टर से जुड़े बताए गए थे। पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई और फॉरेन बेस्ड गैंगस्टर के साथ उसके लिंक हैं और एक कुछ ही समय पहले जेल से आया है और वो कोई ना कोई टारगेट किलिंग करने के जो है फिराक में है। पुलिस ने मौके से बाइक, पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद की हैं। अब पुलिस हैरी के नेटवर्क खंगाल रही है। तो इस पे हम डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी संबंध कैसे जेल में किस किस गैंगस्टर ग्रुप से बने, आईएसआई के साथ कैसे इन टच हुआ। हरजिंदर हैरी 7 नवंबर को जेल से बाहर आया। बड़ी वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही अमृतसर पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।